नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। मधु बहुत ही शांत स्वभाव वाली बहू है। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसके मायके का माहौल बिल्कुल विपरीत था, जिस कारण से शोरगुल होता रहे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे मानसिक अशांति महसूस होने लगती। लेकिन जब से ससुराल आई तो उसे यहाँ वैसा माहौल नहीं मिला जैसा वह चाहती थी। लेकिन वह ससुराल में पूरे दिन बच्चे का शोर होता। वो एक दिन अपने पति से कहती, तुम्हारा कैसा परिवार है? यहाँ पे कोई शांति न रहती, क्योंकि उसके परिवार में गिने चुने लोग थे। तो अपने परिवार को बहुत अच्छा समझती थी। उसे हमेशा लगता कि परिवार के लोग अलग अलग रहे, जरूरत पड़ने पर एक हो जाए। उसके पापा की फैमिली भी बहुत कम एक साथ रहती थी, इसलिए उसने इस तरह माहौल देखा ही नहीं था। उसके पापा सर्विस वाले थे, केवल गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे। उसे ससुराल जैसा माहौल नहीं मिला था, जहाँ भी सब एक होकर नहीं रहते। कभी बड़े पापा दादी दादा के पास जाते तो कभी उसके पापा। इस तरह से माहौल उसने देखा ही नहीं था कि बहुत सारा खाना बन रहा हो, इतने सारे गेहूं की धुलाई हो रही हो। यहाँ सब साथ रहने से ज्यादा ही खाना बनता। सब साथ रहते तो सबका काम देखकर उसे लगता, बाप रे बाप, कितना सारे कपड़े धुले जा रहे हैं, कितनी सारी खीर बन रही है। इस तरह संयुक्त परिवार की बहू होने पे मधु अंदर ही अंदर झुंझुलाहट सी होने लगी थी। उसकी 3 जेठानियां और 2 नंद थे। उसके बच्चे साथ ही रहते थे। शोरगुल होना तो बनता ही है। वो कभी लड़ते झगड़ते, कभी दौड़ भाग करते। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। सोने पे सुहागा वाली बात यह थी कि उनकी ननों की ससुराल यही थी। वो बिना बुलाए हमेशा आती थी। घर का माहौल कभी शांत न रहता और नंदे का भी मायके के प्रति मोह कभी कम न होता। जबकि मधु के मायके में सब काम बहुत कम समय से हो जाता था। मधु के पापा की एक तो सर्विस होने के साथ ही 2 भाई बहन भला उसका मायका था। उसके चाचा चाची बुआ सब दूर दूर रहते। खैर, यहाँ पर जब से उसे शांति नसीब नहीं होती तो न आराम। खैर, एक दिन मधु ने अपने पति समर से पूछ लिया, ऐसा कब तक चलेगा? मैं इतने शोरगुल वाले माहौल में नहीं रह रही हूँ, मुझे सिर में बहुत दर्द होने लगता है। तो समर्थ ने कहा, तुम चाहती क्या हो? देखो मधु, मैं एक बात साफ साफ समझा देता हूँ। मेरी थी दादी माँ की दिन रात बड़बड़ाने की आदत है, वो तुम्हारे आने से बदल नहीं सकती। तब वो काम भाभी से करा लेती थी। उन्हें चैन मिलता था, क्योंकि उनके समय ससुराल अनुसार काम तो बार बार करा कर ही दम लेती। और तुम तो जानती हो, ये बच्चे वाला घर है, हल्ला गुल्ला तो होगा ही। बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तब मधु कहती, बच्चों की धमाचौकड़ी भी चलती रहती है, उसके कारण मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं क्या करूं? मुझे इसकी आदत नहीं है। इतना ही प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। जिसे जरूरत है वो धर धर कमरे में बेझिझक चला जाता है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, आखिर कब तक चलेगा? वो बोल, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब दिन रात इसी बात पर मधु परेशान रहने लगी। पर मधु को लग रहा था कि कब यहाँ से दूर जाकर शांति से रहो। वो हर 2-4 दिन पे बात समझ से कहती, पर समझ कहाँ जल्दी मानने वाला था। उसे लगता कि एक दूसरे के साथ रहने में ज्यादा सुविधा है। यदि कोई परेशानी हुई, कोई अकेला नहीं होता। फिर मधु वही बात सुनकर उसके लिए एक दिन निश्चय किया कि मधु हमेशा परेशान रहती है, इससे अच्छा है वो अलग रहने लगी। कम से कम मानसिक शांति तो रहेगी। मधु क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। फिर सबने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बचपन में सीढ़ी से गिरने की वजह से दिमाग पे गहरा असर हुआ था। उसके मम्मी पापा ने दामाद को बताया था, उसे ज्यादा शोरगुल से सिर दर्द होता है। अब क्या था, वो मधु के ये समर्थ ने परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया, ताकि मधु को मानसिक टेंशन ना हो और बीपी लेवल भी ना घटे। वह भी टेंशन के कारण घट जाता था, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती थी। दवाई का जब तक असर रहता तब तक ठीक रहती। और फिर समर्थ के परिवार में समझाया कि मधु मेरी जीवन साथी है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब आप लोग बताएं मैं क्या करूं? मैं आप सबके दिल से दूर नहीं हो रहा हूं। मैं मधु की आपसे हर त्योहार में मिलते रहेंगे, पर उसे रोज रोज की मानसिक असर से ठीक नहीं है। उसे सुकून ना मिले, साथ ही तनाव में रहे और बीमार रहने लगी। इससे अच्छा मैं आप लोगों से दूर रहूं। इस कारण मैंने अलग घर ले लिया है। इस बात पर सबने सहमति दे दी। घर में बच्चे ही भला कैसे शांत रह लेते, और बहनों को भी आना रुक नहीं सकता। तो समर्थ ने मधु को सेहत के देखते हुए उससे अलग रहने का निश्चय कर किराए का घर ले लिया। आज मधु ने नए घर में शिफ्ट होने पे शांति सी महसूस होने लगी।
आज उसे लगा कि कमरे के आसपास क्या कहीं भी शोरगुल नहीं है। धीरे धीरे उसे समय बहुत बड़ा लगने लगा। खाना बनाने की जिम्मेदारी से लेकर घर के हर काम की जिम्मेदारी उस पे आ गई। ना तो उससे पूछने वाला कि खाना खाया है नहीं, रह रह कर उसे आज जेठानी और उनके बच्चे की याद आ रही थी। जब भी समर्थ ऑफिस जाता तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता। अब उसे इतने दिन में सबके बीच रहते हुए लग रहा था कि सब एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। केवल मुझे खाना बनाने के हाथ बटाना पड़ता था। ये समर्थ के परिवार में संस्कारों को नींव भी था जो उनको एकता की डोर में बांधे हुए थे, पर यहाँ तो सब मुझे करना पड़ रहा है। खैर, एक दिन कपड़े की बाल्टी भरकर सुखाने जा ही रही थी, तब उसका पैर मुड़ सा गया और वो गिर गई। तभी उठकर ना पा रही थी, वो गिरी गिरी रह गई। आंखों में आंसू की धारा बह जा रही थी। वो सोच रही थी कि फोन करके समर्थ को बता दूं। थोड़ी देर दर्द सहार उसने ससुराल के सब लोग याद आ रहे थे। यदि हम सब साथ रहते तो कैसे दौड़कर चले आते। तब उसने बैठे बैठे खिसक खिसक कर फोन उठाने की कोशिश की। फिर वही परे मोबाइल से फोन समर्थ को लगाया। तब समर्थ ने कहा, मधु, मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मैं घर से भाभी को बोल देता हूँ। तब वो बोली, ठीक है, आप कह दीजिए। उसके बाद 10 मिनट में वो बड़ी भाभी आ गई। तुरंत मधु को बेड पर बैठाया। देखो तो पैर में सूजन आ गई। उसने बर्फ से सिकाई की, उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाकर आराम करने से कहा। फिर शाम हो गई तो समर्थ भी मीटिंग से खत्म करके जल्दी आ गया। तब मधु की चिंता थी फिर विश्वास था कि भाभी पहुंच कर देख ली होगी। इस तरह घर पहुंचते ही कहा कि मधु कैसे गिर गई। तब भाभी बोली, भैया चिंता वाली बात नहीं है, अब सूजन कम हो गई है। यदि ज़्यादा दर्द हो रहा तो हम लोग मधु को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। मधु पैर घुमा घुमा कर देख रही थी, ठीक लग रहा है। फिर मधु ने कहा, भाभी ने पैर की सिकाई की है, अभी तो ठीक लग रहा है। तब समर्थ ने कहा, खड़े होने की कोशिश करो। तब पैरों में बहुत तकलीफ हो रही थी तो बड़ी भाभी और समर्थ ने देर ना करते हुए डॉक्टर के पास ले गए। तब एक्सरे के बाद पता लगा कि हल्का माइक्रो फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके पैर में कच्चा प्लास्टर बांधा गया और पैर को जमीन पर रखने से मना किया। उसके बाद क्या था, उसे अपने ससुराल वाले घर ले जाया गया। तब सबका बहुत ख्याल रखा। एक सप्ताह बाद पक्का प्लास्टर भी बंधा। सभी बच्चे बड़े उसे अपने अपन का एहसास मिला। आज जब उसके सबके साथ की जरूरत थी, सब उसके साथ थे। धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया। वो अपने घर जाने लगी। तब सबने कहा, क्यों मधे, यहाँ किस बात की कमी है, यहाँ क्यों नहीं रह जाती। तब वो बोली, हाँ मैं रहना तो चाहती हूँ, पर ज़्यादा शोरगुल तो मेरे मकसद से असर होता है। हम सब एक है, मैं आप सबको अपना मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मन पे बोझ ना रहे, हम सब हर त्योहार पे मिलते रहेंगे। वो वापस अपने घर आ गई तो उसे वही सुनापन लगा, लेकिन पहले जैसे उसकी सोच थी वो बदल गई। वो फोन पे सबको खुलकर बात करने लगी। वो सबके स्वभाव आदतों को समझ चुकी थी। उसे संयुक्त परिवार की अहमियत भी समझ में आ गई। अब जब भी जाती खुलकर बात करती और उसे झुंझुलाहट भी ना होती। कुछ दिन बाद होली आने वाली थी। उसने सोचा, चलो होली आने वाली है, तब सबसे मिलना हो जाएगा। उसने अपने घर पे सेलिब्रेशन की कई तैयारियां की, ना कोई पकवान। इधर जेठानी नंदू ने फोन भी आ रहे थे, मधु घर आ जाओ, तुम्हारे रहने से घर में रौनक रहती है, होली में बहुत मजा आएगा। तुम रहती थी तो हम लोगों को भी अच्छा लगता था, बच्चे भी चाची चाची करके थकते नहीं है। उसने कहा, हाँ हाँ भाभी, हम सब मिलकर ही होली मनाएंगे, समर्थ को भी अच्छा लगेगा। फिर उसने समर्थ से कहा, सुनो समर्थ, होली सेलिब्रेट करने के लिए घर चलना है। तब समर्थ ने कहा, फिर शिकायत मत करना कि कितना शोरगुल होता है, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है। तब उसने कहा, मेरी ही गलती थी कि अपने परिवार को दोष दे रही थी। वहाँ सबका आपस में कितना तालमेल है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ हल्ला होना तो स्वाभाविक है, जैसे 4 बर्तन के साथ होने पे आवाज़ ही होती है। मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। तब समर्थ ने कहा, हाँ हाँ चलो निकी। और पूछ कर इस तरह की बातें सुनकर समर्थ के चेहरे पे चमक आ गई, क्योंकि समर्थ संयुक्त परिवार में पला बड़ा था, उसके सबके साथ ही अच्छा लगता था। तब उसकी खुशी को देखते ही मधु ने कहा, अब तो मैं समझ चुकी हूँ सबके साथ रहने में कितना मजा आता है, मैं तो खूब खेलूंगी होली। इतना सुनते ही समर्थ ने कहा, चलो तुम्हें हमारे घर के लोगों के प्रति अपने आपन का एहसास तो हुआ। पहले तो तुम्हें मेरे घर के लोगों में कमी ही नजर आती थी। फिर दोनों होली मनाने के लिए घर जाए, जिसमें समर्थ की खुशी बढ़ गई और मधु को उस घर का माहौल अच्छा लगने लगा। उसे इस तरह एकल परिवार से ज्यादा संयुक्त परिवार की अहमियत समझ में आ गई। उसके ससुराल में
कोई भी त्योहार होती वहाँ खुशी खुशी आती जाती, ससुराल के प्रति जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं हटती। वो वहाँ तक ही रहती जब उसे अच्छा लगता और वो ससुराल के संस्कारों में रम गई। इस संस्कार की नींव इतनी मजबूत थी कि समर चाहकर भी परिवार से दूर ना रह पाया, आपसी संगठित संयुक्त परिवार का हिस्सा हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।